द्रोणागिरी सभ्यताओं के उद्गमन और पतन का एकमात्र ऐसा अवशेष जो न केवल रामायण के समय से भी पुराना दिखता है, लेकिन आधुनिकता की होड़ में सोलर पैनल्स और एयरटेल के डिशेस से भी लबरेज दिखता है। माँ नंदा देवी की 12वीं वर्षगांठ पर हुई पूजा अर्चना के प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ साथ इन वादियों घटाओं में जहाँ अभी तक शहर को पहुँचना है, अभी तक जहाँ रास्तों को पहुँचना है, वहाँ ये गांव खुद को सम्मिलित और संक्षेप में बोला जाए तो अपना घर मानता है। वर्षों से जहाँ किसी का रहना दुर्गम है 6 माह के हिमप्रपात के कारण, वहीं ये भी स्पष्टता से दिखाई देता है कि यहाँ ज़िंदगी के मोड़, ज़िंदगी के अलग अलग क्षण स्वयं को कितना विद्यमान कर पाते होंगे। क्या यहाँ भी जन्मदिन मनाए जाते होंगे? क्या यहाँ भी रीति रिवाजों से हटके एक अलग धारा का प्रवाह होता होगा? ये सभ्यता इस बात का स्वतंत्र उदाहरण है कि जहाँ से उत्तराखंड या गढ़वाल क्षेत्र की सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, वो आज गढ़वाल क्षेत्र की सभ्यता से कोसों दूर और शहर के उहापोह से खुद को वंचित पाता है। शाब्दिक रूप में ये वंचित है या ये अपने इन पत्ते गोभी और ब्रह्म कमलों में खुश है, ये जानना मेरे लिए तो संभव है। किंतु यहाँ तक आने का रास्ता बेहद दुर्गम और बेहद चुनौतीपूर्ण न सही, लेकिन एक अलग रोमांच उत्पन्न करता है। सवालों की गश्त में एक सवाल ये भी आता है कि द्रोणागिरी हनुमान जी को न पूजने के लिए प्रख्यात है, लेकिन सवाल ये भी आता है कि हनुमान जी के अलावा भी इस सभ्यता ने रामायण, महाभारत, जिनका इतिहास को भी पुरजोर पता भी नहीं है, के अलावा हजारों हजार सालों तक शहरीकरण भी देखा होगा। किंतु उसके पश्चात भी इस तरह अपनी जड़ों में सिमटे रहना शायद गलत शब्द होगा, क्योंकि आधुनिकता के अंश यहाँ ज़रूर दिखाई देते हैं। किंतु आधुनिकता के साथ जो जड़ों का सम्मान यहाँ द्रोणागिरी में दिखता है, ये विलक्षणीय है। अतिमान ये भी नहीं होगा कि ये कहा जाए कि नंदा देवी का जन्म, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं में एक बहस का मुद्दा रहा है, के लिए इस साल बहुत लोग जो दिल्ली, गुड़गांव, देहरादून, हरिद्वार जा चुके थे, इस वर्ष आए हैं। बच्चों की खिलखिलाहट तो शायद इस गांव से जा चुकी है, लेकिन अभी भी पंचायत के और ज़िला परिषद के घरों में हम जैसे मुसाफिर एक रात की ठंड से पार पाने के लिए इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाघिनी ग्लेशियर ट्रेक के लिए आने के पश्चात इस शांति का अनुभव व्यक्त करना मेरे लिए तो मुश्किल है। अब आपको ये तो नहीं दिखा पाऊँगा कि कितने सुंदर यहाँ से हाथी पीक और नीति वैली के पीक दिख रहे थे, परंतु अभी आपको यही दिखा सकता हूँ कि इस विलुप्त होती आधुनिकता की सभ्यता में ये आज के रोमांच प्रेमियों का एक अड्डा स्थल बन चुका है। ऋषिगंगा का उद्गम ऋषिकुंड से होने के पश्चात जब नंदीकुंड और ऋषिकुंड के पानियों का मिलाप होते हुए द्रोणागिरी के पास से रुइन नदी में होते हुए
विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग में जाके गंगा के स्वरूप बनते हैं, उसी गंगा पे शायद सबसे प्रथमाधिकार द्रोणागिरी का रहा होगा। आज की अलग और हटती विश्लेषण वाली बातों से इतर हटकर द्रोणागिरी सबूत है कि प्राचीन काल में कई ऐसी घटनाएं जिनका शायद तथ्यात्मक सबूत हमें आज और न कभी मिलेगा, लेकिन उनकी होने की वास्तविकता इसी बात से निठुर हो जाती है कि कहाँ एक श्रीलंका में घटित हो रहे तथाकथित कथाकांड की बिल्कुल ही एक चित्रगत छवि आपको द्रोणागिरी के इतिहास और उनके पौराणिक तथ्यों में मिलती है। अब विश्वास करना या न करना ये मेरे हाथ में या आपके हाथ में नहीं है, किंतु सुनिश्चित ये ज़रूर किया जाना चाहिए कि अगर शहरीकरण यहाँ तक न भी पहुँचे तो संसाधन ज़रूर पहुँचने चाहिए। किसी आशियाने को उनके रह गुज़र से विमुख कर देना ये शायद संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से बहुत प्रचंड भूल हो सकती है। धन्यवाद।